तो हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल। इस सेशन में बात करने वाले हैं ईएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कई बार ईएसई के और जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज देखने को हमें मिल जाते हैं। तो ये जो ईएससी के क्वेश्चन है वो थोड़े से हमारे, अगर हम लेवल की बात करें तो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। इसमें हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, लाइक देख के हम तुरंत ऑप्शन को लगाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी छोटे छोटे सी चीजें की वजह से आंसर बदल सकता है। तो हमें चारों ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करना होता है, क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ना होता है। तो अभी जिसके पहले जो हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आपने देखा कि काफी जल्दी हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे। पर अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें थोड़ा-सा हमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा-सा हमारा दिमाग ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या होगा कि और भी जो अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से बूस्ट अप हो जाएगी। और अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे खुद से, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ईएसई के भी क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। तो अगर आप ईएसई और गेट के क्वेश्चंस बना ले रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा फिर कोई दूसरा एग्जामिनेशन नहीं है जिसके आप क्वेश्चन ना बना पाओ। तो इसलिए ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर लिहाज से ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एज इट इज भी उठ के आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। फिर इसमें आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लेवल भी अच्छा होता है क्वेश्चन का। तो इसलिए ये हमारे लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि इसके पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट प्रेशर। इसमें से कौन सी ऐसी प्रेशर यूनिट है जो सबसे कम प्रेशर को दर्शा रही है। हालांकि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में नहीं आना चाहिए, ये प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हमसे बात की गई है मिली बार के बारे में। ठीक है, 1 मिली बार किसके बराबर होता है, पहले हमसे ये बोला गया है। तो अगर मैं आपको 1 मिली बार के बारे में बताऊं, तो जो 1 मिली बार होगा वो हो जाएगा 10⁻³ बार के बराबर। क्योंकि अगर 1 मिली की हम बात करें तो 1 मिली जो होता है वो 10⁻³ के बराबर होता है। इसके बाद मुझे ये भी पता है कि जो मेरा 1 बार होगा, 1 बार किसके बराबर होता है, 1 बार होता है आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो 1 मिली बार होगा, 1 मिली बार विल बी इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से जो मुझे कंक्लूजन मिला, मुझे ये मिला कि जो मेरा 1 मिली बार होता है वो किसके बराबर होता है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी पहला तो मुझे पता चल गया। क्लियर है, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है आपका वो है 1 mm ऑफ मरकरी। सेकंड क्या है आपका, 1 mm ऑफ मरकरी। तो 1 mm ऑफ जो मरकरी होगी, 1 mm ऑफ मरकरी, 1 mm ऑफ मरकरी किसके बराबर होगी, 10⁻³ मीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगी। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, है ना, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। देन अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि 10⁻³ मीटर ऑफ जो मरकरी होगी वो वाटर से रिलेट करूंगा, तो कैसे रिलेट करूंगा, मुझे पता है कि 1 मीटर ऑफ मरकरी इक्वल्स टू 13.6 मीटर हेड ऑफ वाटर। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम स्टैटिक्स में ये सारी चीजें और अच्छे से। तो ये अभी के लिए आप इतना याद रखिए। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻³ इंटू 13.6 मीटर ऑफ वाटर। क्लियर है। अब लेकिन अभी तो मेरा यहाँ पे मीटर के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, तो मुझे लेकिन चाहिए फोर्स। फोर्स क्या होता है आपका, डिस्टेंस इंटू वेट डेंसिटी। 10⁻³ इंटू 13.6 मीटर इंटू वेट डेंसिटी कितनी होती है, 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही वेट डेंसिटी होती है आपकी वाटर की। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा ये 133.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सम वॉट इतना ही आएगा, हो सकता है कुछ पॉइंट में इधर उधर हो जाए, पर 133.1 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से मुझे ये क्लियर हो गया कि 1 mm ऑफ मरकरी विल बी इक्वल्स टू 133.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड भी क्लियर। थर्ड तो बहुत ही इजी है, थर्ड में तो कुछ हमें करना ही नहीं है। थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको, न्यूटन पर mm स्क्वायर। थर्ड में आपको दिया हुआ है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
तो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अभी मैंने बताया था 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे 10 की पावर 6 एमएम स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6 एमएम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और जब ये मेरा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ गया, ये मेरा आ गया 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 3 तो मुझे क्लियर है। अभी तक जो सबसे छोटा निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 1 मिली बार। 1 मिली बार जो है वो सबसे अभी तक मुझे छोटा दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम देखते हैं लाइक लास्ट हमारा 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 kgf 1 kgf है ना, kgf तो आप जानते ही हैं, वो वाला kgf नहीं है ये किलोग्राम फोर्स है। 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक kgf जो होता है वो होता है आपका 9.81 न्यूटन के बराबर, 9.81 न्यूटन के बराबर। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी तक तो मैं बात कर रहा था मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से कैसे बात करूंगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। तो 9.81 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4 इंटू मीटर का स्क्वायर, ऊपर जाएगा ये तो ये बन जाएगा 9.81 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 9.81 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इन दोनों में सबसे छोटा ये है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो 1 मिली बार जो आपकी प्रेशर की यूनिट है वो सबसे लीस्ट होती है हमारे गिवन ऑप्शंस में। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पे हमको चारों ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। तो आपका जो 1 मिली बार है वो रिप्रेजेंट करता है लीस्ट प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। यहाँ पे दिया हुआ है हमें सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस इज 75 यहाँ पे इंटू 10 की पावर 3 होगा न्यूटन पर मीटर। The difference in water surface within and outside an open-ended capillary tube of 1 mm internal bore inserted at the water surface would nearly be। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले गिवन चीजें लिखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीजें हमको गिवन है। तो सिग्मा आपको गिवन है 75 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। द डिफरेंस इन वाटर सरफेस विद इन एंड आउटसाइड ऑफ, अच्छा तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कैपिलरी ट्यूब आपको दिया हुआ है एक, इनसाइड एंड आउटसाइड के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल जो हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, डिफरेंस इन द वाटर सरफेस विद इन एंड आउटसाइड ऑफ ओपन एंडेड। तो विद इन यानी अंदर, अंदर ये हो गया आपका अंदर वाला पार्ट। देखिए को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका कैपिलरी ट्यूब है। ठीक, इसके अंदर हमने मतलब ये आपका वाटर का सरफेस है, इसके अंदर हमने कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया। ठीक, अब आपका जो डिफरेंस इन आपको वाटर लेवल निकालना है इट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर मान लीजिए वाटर है, इसके अंदर अगर वाटर है तो हमें डिफरेंस बताना है लेवल का इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आउटसाइड ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका आउटसाइड हो गया, क्लियर है ये तो, और ये मेरा इनसाइड हो गया। तो पानी जो है वो ऊपर ही चढ़ेगा, वाटर है तो मेनली चांसेस है कि क्या होगा आपका, अगर पानी है तो क्या होगा आपका कैपिलरी राइज होगा। ठीक है, तो आपको ये वाली हाइट जो है वो कैलकुलेट करना है। यू नीड टू कैलकुलेट दिस हाइट, ये वाली जो हाइट है ये कैलकुलेट करना है। ये वाली हाइट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, यानी क्या लगेगा फॉर्मूला, H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे हमको किस किस की चीज की जरूरत है, सिग्मा हमको गिवन है, हमें जरूरत है डायामीटर की। अब क्वेश्चन ये वाला जो है इसमें हमको क्या दिया हुआ है, 1 mm इंटरनल बोर दिया हुआ है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं है कि 1 mm इंटरनल बोर रेडियस है,
कि डायामीटर है। भाई अगर आपको मैंने ये बोर दिया हुआ है, ये आपका बोर है 1 mm इंटरनल बोर, है ना, तो मैं तो यही समझूंगा 1 mm इंटरनल बोर, तो मैं डायमीटर ही समझूंगा। चलिए तो मैं डायमीटर के हिसाब से कर लेता हूँ सॉल्व इसको। अगर मैं 1 mm इंटरनल बोर क्या ले रहा हूँ, इसको डायमीटर ले लेता हूँ, है ना। अगर इंटरनल बोर, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि वो रेडियस है कि डायमीटर है, बस आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 1 mm इंटरनल बोर, हम लेकर चलते हैं कि वो डायमीटर गिवन है। देखिए लेट अस कंसीडर कि हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक। लेट अस कंसीडर दैट डायमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है डायमीटर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं d इक्वल्स टू 1 mm। अब हम क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्वेश्चन में पुट करते हैं। ठीक है, अब हम पुट करते हैं। ठीक, तो अब हम पुट करते हैं h इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो h इक्वल्स टू 4 इंटू सिग्मा आपको दिया है 75 ना, सिग्मा आपको कितना दिया है 75 इंटू 10⁻3, 75 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर मीटर, डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 होता है, टेस्ट क्लियर। ग्रेविटी कितनी होती है 9.81, डी कितना दिया आपको 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, डी कितना दिया है आपको 1 mm दिया है, इसको हमको अगर कन्वर्ट करना है मीटर में, इसको भी mm में कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा किससे 1000 से, तो सीधा आंसर किस में आ जाएगा आपका mm में आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से, है ना। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 4 इंटू 75 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 9.81। तो ऑलमोस्ट आपका ये कितना आ रहा है 30 आ रहा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है। ठीक, तो कितना आ रहा है ये 30 mm, कितना आ रहा है आपका 30 mm। ठीक है, ये आप इसको या तो, हाँ ठीक है 30 mm आ रहा है आपका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कोई 30 mm है क्या, कोई भी ऑप्शन में 30 mm नहीं है, दैट मीन्स आप डायामीटर आप 1 mm नहीं ले सकते। तो हमको ये मानना चलेगा कि लेट अस कंसीडर कि जो आपको 1 mm दिया है डायामीटर ना देके रेडियस दिया हुआ है। तो डायामीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ पे अगर आप पुट करें 1 की जगह, अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम 1 की जगह क्या पुट कर दें 2 पुट कर दें, तो हमारा आंसर शायद आ सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि h इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, तो हम सेम पुट कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे 4 इंटू 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.81 इंटू 2 करना है, बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको 2 mm। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आधा हो जाएगा, यानी 15 mm। तो ये आपका जो 15 mm है ये ऑप्शन में दिया है, तो बिल्कुल दिया है 15 mm आपके ऑप्शन में दिया है, यानी बी विल सी सॉरी बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी या सी जो भी है ये, है ना, ए बी, हाँ सी है, सी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो अब इसमें क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से आ रहा है तो देखिए पहले तो आपको ये मान के चलना है कि डायमीटर ही दिया होगा, लेकिन जब हमने डायमीटर रखा तो डायमीटर में से आंसर नहीं आया, तो फिर हमने क्या किया, जो हमको गिवन ऑप्शन था उसको हमने रेडियस के जैसे कंसीडर किया और ट्वाइस किया, तब हमको डायमीटर मिला, तो आंसर आ गया। ठीक है, बाकी हमको मतलब इससे नहीं है कि क्वेश्चन सही है कि गलत है, मेनली हमारा जो कंसर्न है वो किससे है, मेनली हमारा कंसर्न है हमारे फॉर्मूले से, जो कि कैपिलरी राइज है कैपिलरी फॉल निकालने का होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। एक बात और है, यहाँ पे वाटर का केस है इसलिए हमेशा कॉस 0 लेंगे हम, तो जो कि 1 होता है। क्यों, क्योंकि जो आपका वाटर और सरफेस किसी के साथ, मतलब वाटर और ग्लास के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है, कई बार ये भी मैंने आपको डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पे हमने cos 0 लिया और ये cos 0 यहाँ पे 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे हम इंटू 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व कर दें तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाते। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर हो तो हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मैच द लिस्ट ए बी सी एंड डी इन गिवन फिगर विथ लिस्ट 2। तो हमको मैच द लिस्ट का
ऑप्शन है यहाँ पे मैच करना है लिस्ट का। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं पूरे बना के दिखाता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक, सबसे पहले होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, ये होता है बिंगम प्लास्टिक, ये इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से बनता है, देन यू हैव दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होता है यहाँ पे थिक्सोट्रॉपिक, फिर होता है आपका बिंगम प्लास्टिक, देन आता होगा आपका रियोपैक्टिक, फिर आता है आपका सिडोप्लास्टिक। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बिंगम प्लास्टिक का दूसरा नाम होता है आइडियल प्लास्टिक। रियोपैक्टिक का दूसरा नाम होता है रियोलॉजिकल फ्लूइड, रियोलॉजिकल फ्लूइड भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, फिर आपका न्यूटोनियन, देन आपका आता है डायलेटेंट, और फिर यहाँ पे आता है आपका आइडियल, यहाँ पे आता है डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे आता है टाउ। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हैं आप, बी की वैल्यू, सॉरी बी नहीं, क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एन की वैल्यू इक्वल टू 1, एन की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है ये क्या होता है आपका टाउ नॉट होता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इतना तो आपको याद होगा, कई बार हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आना है तो हमें बिल्कुल हमें नॉर्मल बेसिक लेवल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगाना कि इसका ये यहीं पे सॉल्व नहीं कर लेना है। आपके पास तो ऐसे लिखने का भी ऑप्शन नहीं होगा स्क्रीन पे, तो आपके पास तो सीधे कंप्यूटर पे दिख रहा होगा, तो आप क्या करिए, ऐसे लिख लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले आप ए में बताइए, ए क्या है आपका, ए आपका ये है, ए यहाँ पे क्या है आपका आइडियल फ्लूइड है, ए क्या है आपका आइडियल फ्लूइड है, तो ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, बी की तरफ चलते हैं, बी क्या है आपका, इस तरीके से बढ़ रहा है यानी डायलेटेंट है, बी क्या है आपका डायलेटेंट है, जिसको मैं नॉन न्यूटोनियन भी बोल सकता हूँ, तो बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ सी की, तो सी आपको क्लास साफ साफ दिख रहा है कौन सा है, बिंगम प्लास्टिक, जिसको मैं आइडियल प्लास्टिक भी बोलता हूँ, तो सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी क्या है आपका थिक्सोट्रॉपिक है, यानी डी का क्या हो जाएगा 5, तो 2 3 1 5, 2 3 1 5 आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 2 3 1 5। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू हैव कैविटेशन। इन स्टेटमेंट को हमको कंसीडर करना है अगर आपको कैविटेशन चाहिए तो। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू हैव कैविटेशन, कैविटेशन अगर चाहिए तो, लोकल वेलोसिटी इज इंक्रीज सो दैट द लोकल प्रेशर इज डिक्रीज। अगर आप लोकल वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कुछ हम डिस्कस करेंगे, आगे भी आपको क्वेश्चन शायद इससे रिलेटेड मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोकल वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, देखिए एक रिलेशनशिप आप ये याद रखिएगा यहाँ पे, कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो जो लोकल प्रेशर है वो कम होता जाएगा। लोकल प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ये जो फिनोमेना है ना, वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे लोकल प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे कि आपका वेपर प्रेशर जो होगा वो लोकल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर आपका लोकल प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, और अगर वेपर प्रेशर लोकल प्रेशर से ज्यादा हुआ, दैट मीन्स आपका कैविटेशन होगा, दैट मीन्स आपका कैविटेशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर लोकल वेलोसिटी को आपने इंक्रीज किया तो लोकल प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर लोकल प्रेशर कम हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, मैंने आपको डिस्कस किया है, वेपर प्रेशर होता है प्रेशर exerted by vapors on surface of liquid, सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो वेपर सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक्सर्ट करते हैं, और अगर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर को एक्सर्ट कर दिया तो क्या होता है कि वेपर प्रेशर लोकल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर लोकल प्रेशर के बराबर भी हो गया या ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग का केस शुरू हो जाता है। और अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि जितना आपका जो
लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, उतना ही स्टीम वापस कन्वर्ट हो जा रहा है वाटर में, तो देन दिस फिनोमेना इज नोन एज योर वेपराइजेशन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एलिवेशन इज केप्ट सो हाई दैट द लोकल प्रेशर इज रिड्यूस बिलो वेपर प्रेशर। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। एलिवेशन को हम इतना हाई कर देते हैं, एलिवेशन को हम इतना हाई कर देते हैं, एलिवेशन को हम इतना हाई कर देते हैं कि वो प्रेशर जो है वहां पे जितना ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। व्हेन वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड्स प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। तो हम एल्टीट्यूड को इतना बढ़ा देते हैं कि प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और इसकी अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वेपर प्रेशर से तो वो ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, अगर प्रेशर हम कम करते जा रहे हैं दैट मीन्स वेपर प्रेशर तो वहीं पे है। ठीक है, अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर यहीं पे है, यहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर है और ये उसका लोकल प्रेशर है। लोकल प्रेशर को आप कम करते जाओगे कम करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों ये बराबर हो जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। वेपर प्रेशर को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, पर हम लोकल प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, और हमारा वेपर प्रेशर फिक्स है, तो लोकल प्रेशर को हम कम करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर एक पॉइंट पे ज्यादा हो ही जाएगा। और अगर ये वेपर प्रेशर आपका ज्यादा हुआ दैट मीन्स आपका कैविटेशन होना ही है। ठीक है, कैविटेशन मतलब कि बॉइलिंग होना है, बबल फॉर्म हो जाएंगे, जब हायर प्रेशर में जाएंगे वो बस्ट हो जाएंगे, इस बस्टिंग के फिनोमेना को हम कैविटेशन बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। जनरल एम्बिएंट प्रेशर इज इंक्रीज टू वेरी हाई मैग्नीट्यूड। अगर आप एम्बिएंट प्रेशर को बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे इंक्रीज कर देंगे तो वो वेपर प्रेशर से कम नहीं हो पाएगा, और इफ इट इज नॉट लोअर देन द वेपर प्रेशर तो द प्रोसेस ऑफ कैविटेशन विल नॉट ऑकर। जो प्रोसेस है कैविटेशन का वो ऑकर नहीं होगा। वाटर हैमर मस्ट ऑकर इन द सिस्टम। तो वाटर हैमर है वो सिस्टम में ऑकर होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वाटर हैमर होना ही चाहिए। वाटर हैमर होता क्या है कि जब हम एकदम से टैप बंद कर देते हैं, एकदम से पाथ बंद कर देते हैं फ्लूइड का, तो वो आपके टकरा जाता है जो हमारा गेट होता है उस पर। ठीक है, तो इसको हम वाटर हैमर बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, 1 एंड 2। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट, कुछ दो नए कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए ना। ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था कि अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे प्रेशर कम होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और कैविटेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमने अभी नया कॉन्सेप्ट हमने एक सीखा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है हमको यहाँ पे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है। मैच ए से हमको बी की तरफ मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको, इसको छोड़िए, मैं आपको सीधे बता देता हूं किसमें क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं थिक्सोट्रॉपिक की। ठीक है, थोड़ी सी, ठीक है, थिक्सोट्रॉपिक की हम बात करें अगर, थिक्सोट्रॉपिक के आपके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इंक होता है, एनिमल होता है, एंड कैचअप होता है। देन अगर मैं बात करूं किसके बारे में, थिक्सोट्रॉपिक के बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं किसके बारे में, थिक्सोट्रॉपिक के बाद आपका आता है बिंगम प्लास्टिक, जिसको मैं आइडियल फ्लूइड भी बोलता हूँ। ठीक है, तो बिंगम प्लास्टिक को मैं क्या बोलता हूँ? आइडियल प्लास्टिक भी बोलता हूँ, बिंगम। तो बिंगम में कौन कौन से होते हैं भाई? बाथरूम रिलेटेड। बाथरूम में क्या क्या आता है? टूथपेस्ट आता है, ठीक है, जेल आता है, सीवेज होता है बाथरूम में, स्लज होता है, मड होता है। ठीक है, ड्रिलिंग मड बोलते हैं जिसको हम, ड्रिलिंग मड। दिख रहा होगा है ना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिंगम प्लास्टिक। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बिंगम के बाद और कौन सा है, फिर उसके बाद आता है आपका बिंगम के बाद रिहोपैक्टिक। नेक्स्ट कौन सा होगा आपका? रिहोपैक्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? रिहोपैक्टिक। तो रिहोपैक्टिक, रिहोपैक्टिक के एग्जांपल बहुत लिमिटेड हैं। एक आपका जिप्सम हो गया, इन वाटर, जिप्सम इन वाटर, और एक हो गया आपका बेंटोनाइट स्लरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर किसके बारे में, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिडोप्लास्टिक के बारे में। तो सिडोप्लास्टिक का एग्जांपल भी आपको याद है, पी से होते हैं सारे, लगभग सारे, है ना? तो पल्प हो गया, पेपर पल्प, फिर आपका पॉलीमर हो गया, ठीक है, फिर आपका हो गया पेंट, फिर आपका हो गया ब्लड और मिल्क।
ये एग्जाम्पल होते हैं सिटोप्लास्टिक के। देन आता है आपका न्यूटोनियन। देन क्या आता है आपका न्यूटोनियन। तो अगर न्यूटोनियन की हम बात करें तो न्यूटोनियन में क्या क्या होता है आपका, एक तो आपका होता है एयर, फिर आपके होते हैं गैसोलीन। गैसोलीन में क्या क्या आ जाता है, गैसोलीन में आपका कैरोसिन आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्लीसरीन, और क्या बच गया, वाटर। देन न्यूटोनियन के बाद मैं बात करता हूँ डायलेटेंट के। डायलेटेंट की अगर मैं बात करूँ तो डायलेटेंट में क्या क्या हो जाएगा, आपको केक बनाना है दिल के शेप का, ठीक है। तो डायलेटेंट में हो जाएगा आपका स्टार्च, शुगर, बटर, सैंड। अब ये स्टार्च आपका राइस का भी हो सकता है और कॉर्न का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हैं। अब आप देख लीजिए कौन कौन सा कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन यानी कि डायलेटेंट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं ना, क्लियर क्यों करते हैं, ए बी सी डी। तो आपका कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन आपका हो जाएगा ए का 1, सब में लगभग 1 नहीं है। सीवेज आपका किसका हो जाएगा 2, ठीक है। ब्लड आपका क्या हो जाएगा 3, और एयर क्या हो जाएगा आपका 4। तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे हमने सारे रिलेटेड बात कर ली थी किसके, जो भी हमारी टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं, और अभी हमने बात कर ली है एग्जाम्पल्स की। चलिए ये वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमको बोल रहा है मैच करना है फॉलोइंग, ठीक है, ए बी सी डी। पहले बात कर रहे हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो हम डिराइव करते हैं वो फर्स्ट पावर लॉ से डिराइव करते हैं, जो कि बोलता है टाउ इक्वल्स टू एम इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई की पावर एन। एम आपका होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एन आपका होता है फ्लो इंडेक्स, ठीक है। एन क्या होता है, फ्लो इंडेक्स, और एम होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर एन की वैल्यू 1 पुट कर दूं और एम की वैल्यू म्यू के बराबर पुट कर देता हूं तो मुझे न्यूटोनियंस या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मिलता है टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, जिसको मैं टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डेल थीटा अपॉन डेल टी भी लिख सकता हूं। क्लियर है। अब यहां से अगर जो भी फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, दोनों फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। टाउ इक्वल्स टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, जो इसको फॉलो करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यूटोनियन फ्लूइड में जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो मुझे इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होगा जो कि फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल होगा। फ्रिक्शन और लेस और इनकम्प्रेसिबल आपका आइडियल फ्लूइड होता है। विस्कोसिटी इनवेरिएंट विथ शेयर स्ट्रेस, विस्कोसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है शेयर स्ट्रेस के साथ। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मेरा ए का तो 2 हो गया, ठीक है। जो मेरे न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होती है वो इनवेरिएंट होती है शेयर स्ट्रेस के साथ। शेयर स्ट्रेस को मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूं, मेरी विस्कोसिटी में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो यहाँ पे ए का 2 हो गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइडियल फ्लूइड के बारे में, नेक्स्ट मैं बात करूंगा अगर आइडियल फ्लूइड के बारे में। कई बार मैंने आपको आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। आइडियल फ्लूइड कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, तो आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी जो होती है वो 0 होती है, जिसका बल्क कंप्रेसिबिलिटी 0 होती है, सरफेस टेंशन 0 होता है, बल्क मॉडुलस इन्फिनाइट होता है, टाउ इसमें 0 होता है, शेयर स्ट्रेस 0 होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी कांस्टेंट होती है। तो ये सारी चीजें जब जो फॉलो करेगा उसी को मैं क्या बोलूंगा, आइडियल फ्लूइड बोलूंगा। अगर ग्राफ बनाता हूं तो ये हो गया आपका आइडियल फ्लूइड, ठीक है। ये आपका आइडियल फ्लूइड हो गया, सॉरी ये नहीं, ये आपका आइडियल फ्लूइड हो गया, ठीक है, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए का 2 हो गया, बी का क्या होगा, बी का 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1। चलिए थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और रियोलॉजिकल फ्लूइड। तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे होते हैं आपके थिक्सोट्रॉपिक, और ऐसे होते हैं रियोलॉजिकल, ठीक। थिक्सोट्रॉपिक में अगर आप शेयर स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो थिक्सोट्रॉपिक वो फ्लूइड होते हैं जब आप शेयर स्ट्रेस को इंक्रीज करते हो तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम बात करें रियोलॉजिकल, जिसको मैं क्या बोलता हूं,
रेहोपैक्टिक भी बोलता हूं, तो इसमें जब आप क्या करते हैं, शेयर स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सी का आपका 4 हो जाएगा और जो डी है उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नियरली, डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वाटर की वो नियरली आपकी 50 टाइम्स है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नियरली 50 टाइम्स दैट ऑफ एयर। तो जो आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी है वाटर की वो 50 गुना ज्यादा है एयर से। बिल्कुल सही बात है, प्रूफ कर देते हैं इसको हम। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हमें यहाँ पता चल जाएंगी। इंपॉर्टेंट तो नहीं था खैर ये। देखिए, अगर मैं बात करूं विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वो होती है 8.9 इंटू 10 की पावर -4 पास्कल सेकेंड। विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होती है वो होती है 1.81 इंटू 10 की पावर -5 पास्कल पर सेकेंड। अगर मैं विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिवाइड कर दूं विस्कोसिटी ऑफ एयर से तो मुझे मिलेगा 8.9 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 1.81 इंटू 10 की पावर -5। लगभग लगभग 5 गुना ही है ना। 4.9 कुछ आएगा, 4.91 लगभग लगभग आएगा, नॉट फॉर 4.91, 40.91 लगभग लगभग 49 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 49 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहां से मैं रिलेट कर सकता हूं कि जो मेरी विस्कोसिटी है, मेरे को क्या मिला, म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर इक्वल्स टू 49.1। तो मेरी अगर मैं बात करूं म्यू वाटर की, तो म्यू वाटर इक्वल्स टू 50 टाइम्स, ऑलमोस्ट इसको मैं 50 लिख सकता हूं ना, विच विल बी इक्वल्स टू 50 ऑलमोस्ट। तो 50 इंटू म्यू एयर, तो ये मेरे को यहां से रिलेशनशिप मिल गया। क्लियर, इजी है। ठीक है, तो यहां पे आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 30 टाइम्स। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो वाटर की होती है वो कम होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर से। क्यों, आगे हम डिस्कस करेंगे, एक आध क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, पर फिर मैं आपको बता देता हूं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिवाइडेड बाय डेंसिटी हो जाता है। तो ये आपकी जो मान लीजिए 8.9 है, 8.9 है। चलिए हम आगे जब, चलिए इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगर मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालूंगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर अगर निकालें और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर निकालें, तो डायनेमिक विस्कोसिटी बाय 1.81 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.24, है ना, डेंसिटी ऑफ एयर। देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अगर मैं बात करता हूं म्यू म्यू वाटर के बारे में, 8.9 इंटू 10 की पावर -4 पास्कल सेकेंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000। यानी क्या हो जाएगी ये 8.9 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। 8.9 इंटू 10 की पावर -7 आ गई मेरी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक है ना, डायनेमिक नहीं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर निकालूंगा तो 1.81 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.24। तो ये कितना आएगा, 1.81 को डिवाइड कर दीजिए आप 1.24 से, 1.81 डिवाइडेड बाय 1.24, तो ये हो जाएगा आपकी 1.45। तो ये आ गई आपकी 1.45 इंटू 10 की पावर -5। बताइए कौन सा बड़ा है, बड़ा क्या होगा, ये होगा ना, इसमें पावर कम है, -5 ऐसे -7 है, तो म्यू एयर नहीं, न्यू एयर, है ना। काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन, काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। पर अगर मैं बात करूं डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर। दो कॉन्सेप्ट यहां से हमको क्लियर हो गए, तो ये ऑप्शन तो गलत है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है, एयर की ज्यादा होती है। वाटर इन सॉइल इज एबल टू रेज टू अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अबव द ग्राउंड टेबल ड्यू टू विस्कोसिटी। तो वो होता है विस्कोसिटी की वजह से नहीं, कैपिलैरिटी यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से होता है। जो आपकी रूट्स हैं प्लांट वाटर की ऊपर आती हैं वो ड्यू टू सरफेस टेंशन आती हैं।
वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो ये भी गलत है। तो ये सारे दोनों ऑप्शन गलत, तीनों ऑप्शन गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन बस सही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, है ना? समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा लेवल अच्छा है इन क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन। इनमें से कौन से फ्लूइड को हम नॉन न्यूटोनियन बोल सकते हैं? तो जो आपका कैरोसिन है वो तो न्यूटोनियन होता है, डीजल भी आपका न्यूटोनियन होता है, गैसोलीन के अंदर जाएगा क्योंकि ये, ठीक है। उसके अलावा आपका जो टूथपेस्ट है ये आपका बिंगम प्लास्टिक होता है, जिसको मैं आइडियल प्लास्टिक भी बोलता हूँ, और ये आपका सिडो प्लास्टिक होता है। तो 3 और 4 जो है आपका, ये तो आपके न्यूटोनियन नहीं है, और ये वाटर भी आपका न्यूटोनियन है। तो 3 और 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 3 और 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर था, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। तो अगर किसी टेम्परेचर की बात करें तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है एयर की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है एयर की, वो ज्यादा होती है क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर? बिल्कुल होती है, अभी प्रूफ किया, अभी प्रूफ किया मैंने यहाँ पे आपका काइनेटिक विस्कोसिटी आपकी एयर की ज्यादा होती है किससे? वाटर से, अभी प्रूफ किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल असर्शन सही है। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ भी प्रूफ किया। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वाटर की, वो किससे ज्यादा होती है? एयर से ज्यादा होती है, ये भी हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि रीजन सही नहीं है ना? रीजन सही नहीं है, तो रीजन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे असर्शन बोथ ए एंड बी, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। तो ये आपका रहता है बी ऑप्शन। मतलब पहले में क्या रहता है कि असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजनिंग इज ऑल्सो करेक्ट, है ना? या असर्शन का सही रीजन है आपका, पहला ऑप्शन ए होता है। बी में होता है कि इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है। सी होता है कि असर्शन सही है और रीजनिंग गलत है। और डी होता है दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपका बी होगा कि असर्शन और रीजनिंग दोनों स्टेटमेंट सही है पर रीजन सही नहीं है एक दूसरे के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैट प्लेट आपको दी हुई है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, फ्लैट प्लेट ऑफ 0.15 मीटर स्क्वायर इज पुल्ड एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक फ्लैट प्लेट है और जो कि है 0.15 मीटर स्क्वायर की, उसको हम पुल कर रहे हैं। एरिया दिया हुआ है हमको, ये क्या दिया हुआ है? दिस इज योर एरिया। ठीक है, पुल्ड एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको क्या दी हुई है? वेलोसिटी दी हुई है। फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस, यानी ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपको विस्कोसिटी दी हुई है। ठीक है, व्हाट इज द पावर? अब भाई पावर क्या होता है? पावर होता है आपका, पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी आपकी पावर होती है। फोर्स कितनी होती है? फोर्स आपका होता है स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू, और ये पावर क्या हो जाएगा आपका? वेलोसिटी। ठीक है, तो ये पावर का हमें फॉर्मूला मिल गया, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। चलिए, तो हमारे को जो फॉर्मूला पता है उसको हम पावर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमको जो फॉर्मूला पता है उसको हम पावर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पावर मेरा हो गया, पावर हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना होता है? म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे 2 बार आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं म्यू, म्यू मेरे को कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है 0.0014 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, डिस्टेंस दिया है 0.02, एरिया दिया हुआ है 0.15, और इसको हम लिख लेते हैं सबको। तो पावर हो जाएगा, म्यू दिया हुआ है -(0.0014), -(0.0014 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है कितना? एरिया दिया हुआ है 15, 0.15। ठीक है, इंटू वेलोसिटी कितनी दी हुई है? वेलोसिटी दी हुई है 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.07।
-2 और इनटू एक और 20, ठीक है, क्योंकि डेल यू भी आएगा ऊपर, है ना। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है आंसर हमारा। 0.0014 इंटू 0.15 इंटू 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.02। तो ये आपका आ रहा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, है ना। ये आपका मीटर स्क्वायर, इन दोनों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो अगर आप 20 को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, 100 10 की पावर -2 से। और सेकेंडली अगर आपको 2 बार 10 की पावर -2 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है तो यहाँ भी 10 की पावर -2, तो एक 10 की पावर -2 से एक 10 की पावर -2 कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 4.2 डिवाइडेड बाई 100 आ रहा है। तो 4.2 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.042 हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। बस आपको अगर पता है कि पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि पावर जो होता है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द हाइट ऑफ राइज ऑफ फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, देखिए ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर हमने, मतलब वो लिक्विड है, इसके अंदर हमने कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया है। इसके अंदर हमने कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया, ठीक। हमें बताना है एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, ठीक। तो ये जब आपका कैपिलरी राइज होता है तो इस तरीके से ये यहाँ पे एफ एस फोर्स आती है ना। ये हमने किया है क्लासरूम में डिस्कस। ये आपका एफ एस आता है और ये जो एंगल बना रहा होता है सरफेस के साथ, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, ठीक। और नीचे जो इसका वेट लग रहा होता है उसको हम बोलते हैं एम इंटू जी, ठीक। हम इसको रिलेट करा देते हैं। एफ एस, ये आपका एफ एस एक तरफ आता है एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा एफ एस साइन थीटा, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी हम रिलेट कराते हैं, ठीक। अब एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, तो एफ एस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ठीक है। चलिए डी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे डी के रिस्पेक्ट में, तो डी के रिस्पेक्ट में करते हैं। एफ एस मेरा ये सर्कुलर है ना पूरा, तो पूरे में लग रहा होगा मेरा जो सरफेस टेंशन है पूरे सर्कल में लग रहा होगा, क्योंकि ये ऊपर से सर्कुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अब ये जो सिग्मा इंटू पाई डी, तो ठीक है सिग्मा पाई डी कॉस थीटा, यहाँ पे वाटर और लिक्विड की जब मैं बात करता हूँ, लिक्विड और ग्लास की बात करता हूँ, तो कॉस जीरो यानी कि 1 हो जाता है। एम जी यानी कि मास इंटू ग्रेविटी, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी लिख सकता हूँ। मास क्या होता है मेरा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो ये मेरा रिलेशनशिप मुझे पता है। तो सिग्मा पाई डी इक्वल्स टू रो इंटू वी इंटू जी। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा पाई डी रो इंटू एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूं, इंटू जी। और एरिया क्या होगा मेरा, सिग्मा पाई डी इक्वल्स टू रो इंटू एरिया क्या होगा, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। एच के रिस्पेक्ट में इधर ले जाऊंगा तो एच मेरा क्या बचेगा, इधर पे लिख लेते हैं। एच मेरा क्या बचेगा, ये आपका पाई से पाई कट गया, एक डी से एक डी कट गया, ये आ गया 4 सिग्मा अपॉन रो, रो है ना, ये रो था ना हमारा, और जी भी था, और एक डी है। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, 4 सिग्मा अपॉन डब्ल्यू डी। रो जी को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। तो एच इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डब्ल्यू डी। और अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा 1 नहीं किए होते तो यहाँ पे कॉस थीटा भी आता। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो कॉस थीटा नहीं आता है ना, दिख नहीं रहा होगा अगर आपको,